नमस्कार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। और हमारा आज का विषय है केले की बागवानी और अरुणाचल प्रदेश में उसका महत्व, यानी कि स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बनाना कल्टीवेशन इन अरुणाचल प्रदेश। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद है ओइंग जामो, जो फ्रूट साइंस में रिसर्च कर रही है सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पासीघाट से। और वो एक किसान भी है जो अपनी खेती में दूसरे फलों के साथ साथ केले भी उगाती है। तो ओइंग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि जगत में। Thank you so much, ma'am, for having me here. तो ओइंग, आप केले के ऊपर अपना रिसर्च कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने केले को अपना जो रिसर्च टॉपिक है वो किस लिए चुना? एक्चुअली जैसे मेरा बीएससी वगैरह बाहर हो चुका है सोलन पे, और मास्टर्स बैंगलोर में हुआ था। तो जब यहाँ मैं वापस आई पीएचडी करने के लिए, तो मैंने देखा कि ये अरुणाचल जो बहुत बनाना जो प्लांट है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो बहुत इन नॉर्थ ईस्टर्न अराउंड 1000 स्पीशीज ऑफ बनाना देखने को मिला है। तो मुझे ऐसे लगा कि इसको मैं ये रिसर्च करूँगी तो मैं कुछ ऐसे यूनिक सा स्ट्रेन निकाल सकूँगी, कैरेक्टर वगैरह, ताकि मैं अपनी स्टेट को फ्यूचर में हेल्प करूँ या होल नेशन को कुछ मेरा रिसर्च से फ़ायदा हो। इसीलिए मैंने ये चुना है। और ये काफ़ी फेवरेबल है अरुणाचल प्रदेश बनाना को। तो आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ही बहुत सारे हजारों स्पीसीज है बनाना की। तो अरुणाचल में कितनी तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं? फिलहाल जैसे मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही। फिलहाल मैंने अपने सर्वे के दौरान अभी तक 30 to 40 स्पीशीज सो फार आई हैव कलेक्टेड, और उसको मैं अभी मेरा फील्ड है कॉलेज में, तो उधर ही मैं कंजर्व कर रही हूँ। जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन है मेरा उधर। सो कोरोना का वजह से थोड़ा सा मेरा सर्वे में रुक गया है, तो नहीं तो शायद और भी स्पीशीज शायद मैं कलेक्ट कर सकूँगी। जी हाँ, कोरोना की वजह से बहुत लोगों का काम तो रुक गया है। लेकिन आपका बात सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई कि अरुणाचल में खुद ही इतनी सारी वैरायटी है, 30 से ज़्यादा वैरायटी है, और आपको खुद इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। आप भी अभी तक नहीं बोल पा रही हैं कि कितनी वैरायटी है, यानी कि स्कोप पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो बनाना का जो फ्रूट है उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, हेल्थ बेनिफिट्स, अगर हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो। बनाना को वैसे देखा जाए तो बहुत सारा न्यूट्रिशियस फ्रूट है बनाना। जो बनाना का अंदर क्या होता है, इट इज रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स होता है। विटामिन स्पेशली विटामिन के होता है उसमें, और मैग्नीशियम होता है, और फॉस्फोरस, कैल्शियम। सो इट इज़ गुड फॉर बोन्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा आता है। और बनाना में बहुत ज़्यादा फैट्स कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो, तो उसको क्या होता है, और डाइजेशन भी बहुत इजी कराता है। इसीलिए उसको इन्फेंट्स, बेबीज भी कंज्यूम कर सकते हैं, प्लस जो ओल्ड एज पीपल वगैरह भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो बनाना के जो फल है, जो केले हैं, उसका बेनिफिट हो गया। आई थिंक हमारे श्रोताओं में से बहुतों के बारे में इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत पता ही था, लेकिन मैं इसके अलावा ये जानना चाहती हूँ कि जो बनाना का जो फूल है उसे भी हम खाते हैं, तो क्या उसमें कुछ बेनिफिट है या नहीं? उसमें भी बहुत सारा बेनिफिट्स हैं। मुझे भी खुद स्टडी के टाइम में पता चला। वैसे हम बचपन से बनाना का फ्लावर को एज एक वेजिटेबल्स खाते हैं, तो मुझे भी पता नहीं था कि क्यों खाते हैं। शायद मेरी मॉम को भी पता नहीं होगा कि क्यों खाते हैं हम या क्यों खाते थे। इसका भी मैं स्टडी के दौरान मुझे पता चला कि ये बहुत सारा न्यूट्रिशियस होता है। इनफैक्ट ये जो फ्लावर है जिसको हम मेल बर्ड बोलते हैं, वो फ्रूट से भी ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन होता है। स्पेशली जो हमारा गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों बोलने से कि जब ये बनाना जो है रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है इसमें। तो क्या कहते हैं, जैसे गर्ल्स हमारे मेंस्ट्रुएशन जब होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। तो बनाना कंज्यूम करने से वो पेन को भी रिलीव करेगा, प्लस आपका ब्लड भी आपको वो देगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा। और सेकेंडली, जैसे कि ये फ्लावर है वो डाइजेशन में भी काम कराता है।
कैसे मीन्स जैसे कि जो बनाना फ्लावर है वो अल्कलीन इन नेचर होता है, ओके। और जब हमारा पेट का अंदर गैस जब बनता है, एसिडिटी बनता है, तो ये ये न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए डाइजेशन इजी हो जाता है। ओके, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मदद कर सकती है बनाना फ्लावर। हाँ और जी। उसके साथ साथ अभी हमने बनाना फल के बारे में बात कर ली, फूल के बारे में बात कर ली, तो बनाना का एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है उसका स्टेम। हाँ जी। तो क्या ये स्टेम को किस किस तरीकों में इस्तेमाल किया जा सकता है? ओके, जैसे हमारा अरुणाचल में देखा जाए तो जैसे ये बनाना का स्टेम से बहुत इम्पोर्टेंट डिश बनता है, आप पता नहीं ट्राई करें, और ये तो है ही है। प्लस जैसे मैं अभी मेरा रिसर्च सर्वे के टाइम में मुझे रिसेंटली एक स्पीशीज़ ढूंढने को मिला है। अभी तक वो स्पीशीज़ मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि वो नया स्पीशीज़ है। सो आई एम वेरी प्राउड कि मतलब मेरा अरुणाचल में ऐसा स्पीशीज़ देखने को मिला है, जो एक वो स्पीशीज़ से क्या होता है कि वो स्पीशीज़ पासी बस्ती करके एक है, मतलब अपर सियांग में, तो उसमें वो लोग उधर से घर बनाते हैं बनाना की सूडो स्टेम से। ओके। आई मीन वो लोग उसका फाइबर्स निकालते हैं, फाइबर एक्सट्रैक्शन होता है, वो लाइक बैम्बू को वो लोग जैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये बनाना जो जैसे हमारा नॉर्मली घर जो तोको पत्ता ये सब से बनते हैं ना, तो उस बस्ती में देखा है कि उसमें वो लोग बनाना का जो फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करके उधर से घर बनाते हैं, और वो घर जो मतलब उसका बहुत लास्टिंग होता है, 10 साल या 15 ईयर्स तक लास्ट करते हैं। नॉर्मली घर ऐसे लास्ट नहीं करते जो तोको पत्ता तक बनते हैं, तो उसको क्या 5 ईयर्स का बाद लाइक नया बनाना ही पड़ता है। लेकिन वो बनाना स्टेम वाला जो स्पीशीज है वो उससे बनने से 10 साल लास्ट करते हैं। ओके, तो आई थिंक अगर कोई बनाना पेड़ उगाए तो उसके फल से लेके उसके फूल से लेके उसके स्टेम हर चीज को इस्तेमाल कर सकता है वो। लेकिन अगर हम किसानों की बात करें, अगर वो बनाना कल्टीवेशन में, बनाना की बागवानी में पूरी तरह से घुस जाए, तो फिर ये जाहिर सी बात है कि जो प्रॉफिट अगर उसे मिलना बहुत ज़रूरी है। तो बनाना मार्केटिंग में कितना स्कोप है अगर एक बनाना की बागवानी में पूरी तरह से घुस जाए तो प्रॉफिट मिलने का? मार्केटिंग में बोलने से हमारा क्या होता है कि जैसे एक बात मैं बताऊंगी कि जो इंडिया है हमारा वो नंबर 1 है प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड देखा जाने से। लेकिन क्या है कि हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, जस्ट 2% है। तो वो है, वो उसका बहुत सारा रीज़न है कि मतलब एक डिजीज़ है एंट्रैक्नोज करके, तो उसको हम ज़्यादा वो जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उसको वो नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे एंट्रैक्नोज मीन्स वो बाहर में जैसे स्कार्स, आप सब जानते होंगे कि बनाना का बाहर वो काला काला दाग हो जाता है, तो उसके वजह से वो दाग की वजह से क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट क्राइटेरिया को वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और जब हम अपनी अरुणाचल के बारे में बात करेंगे तो क्या होते हैं, हमारा जो अरुणाचल में फ्रूट्स होते हैं वो क्वालिटी वाइज तो उसमें बहुत अच्छा फ्रूट आता है। जैसे मैं अभी अपनी लैब पे रिसर्च कर रही हूँ, सो क्वालिटी में तो नो कॉम्प्रोमाइज़, ये बहुत अच्छा है, एक साउथ इंडियन वैरायटी जैसे ही होता है। लेकिन जिस प्रॉब्लम है कि हमारा वो एक कीड़ा होता है, स्कारिंग बीटल करके वो आता है, तो स्कारिंग बीटल का वजह से मतलब बनाना का पील में वो स्कार्स बना देता है, तो उसका वजह से वो एक्सपोर्ट में होते हैं। एक लोग प्रेफर नहीं करते स्कार्स वाला को। और एक सेकेंड है कि हमारा मार्केटिंग में प्रॉब्लम है ना, जो जैसे पासीघाट अरुणाचल प्रदेश देखा जाए तो उसका नियरेस्ट सिटी कौन, ईटानगर, सो उसको भी जाने के लिए हमें 12 to 15 आवर्स लगता है। एंड बनाना इज़ अ वेरी पेरिशेबल फ्रूट, तो जल्दी सड़ जाता है, तो उसको इतना ट्रैवलिंग करेगा तो ऑफकोर्स वो डैमेज हो जाएगा। सो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक इसीलिए फार्मर्स को मतलब मुझसे लाइक बहुत सारे फार्मर्स पूछते हैं कि लाइक जी हाँ बेटी आप मतलब बता तो रहे हो, मैं प्रोड्यूस कर भी रही हूँ, लेकिन मार्केटिंग का कुछ होगा क्या आगे जाके, है ना। मार्केटिंग में हर फ्रूट में उनको लाइक फेस करना पड़ता है, मतलब वो मैंडरीन्स हो या जैक फ्रूट जो भी हो, मार्केटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मार्केटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर हमारा गवर्नमेंट कुछ फार्मर्स को हेल्प करना चाहे तो लाइक वो कुछ हमारे लिए कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं या रेफ्रिजरेटेड वैन्स का वो कर सकते हैं इंतज़ाम, ताकि हमारा जो किसान भाई और बहन हैं उनको बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट एडवांटेज होगा उससे। तो वही उम्मीद करती हूँ मैं।
तो जी हाँ, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए ताकि बनाना ही नहीं, अरुणाचल के जो बाकी भी फल है उसे हम बाहर मार्केट में बेच हाँ सके जी। और हमारे किसान आगे बढ़ पाए। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग में इतनी परेशानी होती है, हाँ। लेकिन फिर भी अगर कोई किसान बनाना को उगाने के लिए सोचे तो क्यों उगाए वो उस बनाना को? आप दूसरे फसल को छोड़ के बनाना को वो क्यों उगा सकता है? सो इसके लिए क्या है कि जैसे मैं बताऊंगी, जो बनाना है उसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, ये जस्ट 1 साल में ही आपको फ्रूटिंग मिल जाएगा। ओके। और जैसे कि दूसरा क्रॉप जैसे मैंडरीन्स, हम बहुत अच्छा मैंडरीन्स प्रोड्यूस करते हैं अरुणाचल में। इसको क्या मतलब इसका टाइम बियरिंग के लिए ही 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स लगते हैं। सो इसीलिए इसके लिए बहुत लेट है। लेकिन बनाना को आप देखें, एक वैरायटी है अमृत सागर करके, वो न्यूली इंट्रोड्यूस वैरायटी है अरुणाचल में। सो उसका है 7 मंथ्स के बाद ही बियरिंग स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए कोई फार्मर्स चाहे तो, और लाइक हमारा जैसे कि अरुणाचल देखा क्लाइमेटिक कंडीशन भी सब ट्रॉपिकल है, एंड बनाना जो सक्सेसफुली सब ट्रॉपिकल एरिया में ही ग्रो करते हैं। तो इसीलिए कोई चाहे तो इसको वो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिर हाँ, आपकी बात सुनकर मुझे ये लग रहा है कि अगर आप एक्सपोर्ट को अगर नहीं सोचकर लोकल मार्केट में अगर आप बनाना बेचना चाहते हैं तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक तो आप उसके फल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल को भी, स्टेम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी उगता है, तो कम इन्वेस्टमेंट में बहुत हाई यील्ड हो जाएगा। जी, तो फिर अगर कोई बनाना उगा रहा है तो किस किस चीज़ों को उसको ध्यान में रखना है? ओके, वैसे तो जैसे कि जो मुझे सुन रहे हैं मेरे किसान भाइयों और बहन सब, वो मुझे पता है कि वो सब मुझसे आगे है ये फील्ड में, क्योंकि वो लोग बहुत हाईली एक्सपीरियंस है ना। लेकिन मी बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट, मुझे लाइक कुछ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस रिलेटेड टू बनाना को शेयर करना है, ताकि उनका थोड़ा सा मतलब अवेयर हो जाए। सो उसको मैं थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट है कि मतलब एरिया चूज़ करना, जैसे कि मैंने बोला है कि ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही ग्रो करता है। तो हमारे अरुणाचल में जैसे कि ईस्टर्न जो सियांग बेल्ट है, ईस्ट सियांग हो, वेस्ट सियांग हो, और चांगलांग, लोंगडिंग, ये साइड में अच्छा से बनाना उग जाते हैं। लेकिन ये तावांग बोमडिला में नहीं होगा, क्योंकि मतलब जो बनाना है इट इज़ वो होता है ससेप्टेबल टू बहुत इंजरी हो जाता है, फ्रॉस्ट इंजरी। तो इसको हम ग्रो नहीं कर सकते। सो फर्स्ट था हमारा वो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, और सेकंड है वैरायटी कौन सा आप ग्रो कर रहे हैं, है ना। ये फिर से सभी क्रॉप को लागू होगा जो मैं बोल रही हूँ, सिलेक्शन ऑफ वैरायटी। सो हमें सबसे पहले खेती करने से पहले वैरायटी को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे आप वैरायटी मतलब मैंडरीन संतरा उगा रहे हो आप, जैसे कि, और संतरा को फ्रूटिंग के लिए 5 साल लगता है, और आपको जैसे आपने किसी मतलब बेकार सा वैरायटी उगाया है ना, इस सोच में कि ये सस्ता है, कुछ ऐसे डिजीज वाला, तो आपको ये पता चलता है 5 साल के बाद वो वैरायटी तो खराब है, तो आपका तो वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया, पैसा वेस्ट हो गया, तो उसको कितना देखभाल करने में टाइम। इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वैरायटी को मतलब माइंड में रखना चाहिए कि कौन सा वैरायटी होगा है। तो मेरी जैसे कि अरुणाचल की बात करें तो बनाना का वैरायटी लाइक ड्वार्फ कैवेंडिश हो गया, जहाजी जिसको हम जानते हैं, जहाजी बहुत फेमस है, एक मालभोग है, एक चीनी चंपा, और एक G9 करके वैरायटी है, वो बहुत हाई यील्डिंग होता है, बहुत ज़्यादा लाइक मतलब पर प्लांट ही 30 to 40 kg तक वो देता है, मतलब फ्रूट्स, है ना। तो वो सब वैरायटी हो गया। फिर और उसके बाद एक जैसे कि प्लांटिंग होने के बाद आपको ये प्लांटिंग डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। प्लांटिंग डिस्टेंस मीन्स जो प्लांट के बीच में कितना डिस्टेंस रखते हैं। सो हमारे यहाँ में मैंने देखा कि कोई तो कभी 10 बाई 10 मीटर में लगा रहे हैं, या कभी बैकयार्ड में ऐसे लगाते हैं। तो इसका मतलब जैसे आपको हाई प्रॉफिट चाहिए या हाई यील्ड चाहिए तो बनाना को 1.8 बाई 1.8 मीटर या 2 बाई 2 मीटर को मेंटेन करके रखना चाहिए। और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे जो फार्मर्स हैं यहाँ के वो फॉलो नहीं करते हैं, वो है बी सकरिंग।
डीसकरिंग मीन्स रिमूवल ऑफ बनाना सक्कर्स। Okay. जैसे मदर बनाना प्लांट होते हैं, उसके आसपास बहुत सारे बेबी सक्कर्स होते हैं, है ना, तो उसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या, इसको रिमूव नहीं करने से जो न्यूट्रिएंट्स होगा वो आपस में बढ़ जाएंगे। एज अ रिजल्ट जो मदर का वो होगा, फ्रूटिंग होगा, उसमें बहुत ज़्यादा वो वीक हो जाएगा, ईल्ड भी कम होगा। तो इसीलिए साउथ इंडिया में क्या करते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं जस्ट एक सक्कर्स पर प्लांट। सो मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं होंगी, जस्ट बताऊंगी कि लाइक 2 या 3, मैक्सिमम 3 करके रखने से बहुत अच्छा ईल्ड आएगा। और सेकंड और एक और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उसको बोलते हैं डीनेवलिंग। डीनेवलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ मेल बड, जो मेल फ्लावर है राइट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो जैसे जो मेल बड है वो बहुत वो नेसेसरी नहीं होता, मतलब जैसे हम लोग कभी उसको रिमूव नहीं करते हैं ना फ्लावर, मतलब बनाना प्लांट में फ्रूटिंग के बाद, तो उसका कुछ काम ही नहीं होता आफ्टर फ्रूट फॉर्मेशन, क्योंकि उसको पॉलिनेशन तो हो गया, तो उसका रोल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स फ्रूट से ले लेते हैं। ताकि उसको रिमूव करने से फ्रूट का जो बंच वेट वगैरह, फूल का सिंगल लाइक फिंगर वो का बढ़ जाएगा। और उसके बाद इरिगेशन, जैसे कि हम मतलब कभी बनाना को कभी भी नहीं सोचते कि इरिगेशन करना, जैसे खासकर अरुणाचल में, लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ अपने फार्मर्स को कि जो बनाना है वो ऐसा क्रॉप है जो इरिगेशन के वाटर के बिना सरवाइव नहीं करते हैं। लेकिन हमारे मतलब पुराना टाइम से चलते आ रहा है कि बनाना को तो हम बैकयार्ड में ही देखते आ रहे हैं ना, तो उसमें इरिगेट पानी ज़रूरी आता है। लेकिन बनाना को इनफैक्ट लाइक बनाना को 15 to 20 लीटर्स ऑफ वाटर का ज़रूरत है। और उसका लाइक इरिगेशन स्केड्यूल भी लाइक ड्यूरिंग समर टाइम फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना चाहिए, जैसे कि 3 to 4 टाइम्स इन अ वीक। और ड्यूरिंग विंटर उसको वीकली इंटरवल में मतलब इरिगेट करने से बहुत अच्छा ईल्ड आता है। ओके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमारे किसान भाइयों को ध्यान में रखिएगा अगर वो बनाना को उगाना चाहते हैं। मैं बस एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि आप किस वैरायटी को उगाना चाहते हैं, और उसके बाद जो प्लांटिंग डिस्टेंस है उसे ध्यान में रखें, डीसकरिंग, डीनेवलिंग और इरिगेशन। तो आपने कहा कि सबसे पहले आपने कहा कि वैरायटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा वैरायटी सबसे प्रॉफिटेबल रहेगा? ओके, जैसे अरुणाचल में तो जैसे कि ये ड्वार्फ कैवेंडिश वगैरह बहुत अच्छा से उग जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ईल्ड कम है ड्वार्फ कैवेंडिश वगैरह। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि फार्मर्स G9 पे थोड़ा ध्यान दें। G9 जैसे मैंने बताया 30 to 40 kg पर प्लांट ईल्ड देता है, तो इसीलिए बहुत अच्छा होता है G9। और एक न्यू वैरायटी है अमृत सागर करके, जो मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ। अमृत सागर का मेरा खेती है, तो मैंने 2000 का प्लांट्स है मेरे खेती पे। तो अमृत सागर क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, 7 मंथ्स में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है। और एक एक्सीलेंट क्वालिटी भी बहुत अच्छा, अरोमा वाइज भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा लाइक मलभोग का भी काफ़ी डिमांड में है। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि लाइक आप वैरायटी चूज़ करने से पहले थोड़ा सा मतलब आप किसी भी फार्म उगाने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वो है कि मतलब थोड़ा सा जैसे लोकलिटी मतलब प्रेफरेंस है ना, जो लोग के प्रेफरेंस है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, है ना। जैसे कि एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे एप्पल्स बहुत अच्छा वैराइटीज़ ऑफ एप्पल्स जो अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में क्या होता है कि अरुणाचल में स्पेशली छोटा सा एप्पल प्रेफर करते हैं, वो जो लोकल एप्पल। सो वो भी ध्यान में रखना चाहिए फार्मर्स को कि कौन सा वैरायटी किस लोकेलिटी में फेमस है करके। जैसे आप बहुत अच्छा वैरायटी उगाते हैं लेकिन उन मतलब लोगों को पसंद नहीं है, तो आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको वो वैरायटी मतलब उसको भी ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमन मतलब पीपल्स चॉइस है ना, प्रेफरेंस, थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड स्टडी करना चाहिए कि कौन सा प्लेस में कौन सा ये फ्रूट्स फेमस है, कौन सा वैरायटी हम प्रेफर करते हैं, वो सबको थोड़ा सा आपने बहुत सही कहा कि जिन्हें हम जो चीज़ बेचना चाहते हैं उनकी जो डिमांड है उसे भी नजर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इंग जी, आपने
आपने पहले बताया था कि आप खुद केले की खेती करती हैं, जी। तो जो ये जो केले की खेती का जो वो कितने समय से कर रही हैं आप? मेरा लगभग 1 साल ही हुआ है अभी तक तो। तो इन 1 साल में आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये केले उगाने का, और क्या आपको कुछ प्रॉफिट मिला? क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत हाई यील्डिंग हाँ है, तो जी, हाँ जी। 1 साल में इसमें कितने बार इसका प्रोडक्शन हुआ, और कितने बार आपने अपने प्रोडक्शन को मार्केट में लेकर गए, और प्रॉफिट कैसा था? ओके, जो ये मेरा फील्ड है, वैसे ये मेरा ग्रैंडफादर का ही फील्ड है। तो उसको क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट, तो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देते हैं, तो इसीलिए जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में ही हम कर रहे हैं। Okay. उन्होंने हमें लाइक अमृत सागर वैरायटी प्रोवाइड किया है, लाइक Okay. थाउजेंड्स ऑफ सकर्स दिया था, प्लांटिंग मटेरियल। सो उसके बाद ये बार्थ वायर वगैरह कुछ स्कीम से शायद उसमें वो एलिजिबल थे, तो सेलेक्ट हो गए। सो उसको ही मैं अभी, जैसे मैं स्टडी भी कर रही हूँ अपनी PhD, सो साथ साथ मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ भी इसका खेती को मतलब देख रेख कर रही हूँ मैं। Okay. सो फिर स्टार्टिंग में जब, जैसे कि एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मतलब बनाना को जब प्लांट करते टाइम, मतलब सीजन ऑफ प्लांटिंग वो भी ध्यान रखना चाहिए। Okay. ऐसे नहीं कि बनाना होल थ्रू आउट द ईयर उग जाएंगे, तो मतलब उसको दिसंबर जनवरी में तो कभी नहीं उगाना चाहिए विंटर में, क्योंकि Okay. चिलिंग इंजरी हो जाता है। तो उसका आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग हमने जैसे कि उसमें प्लांट किया था मार्च अप्रैल, वो बेस्ट होता है ना। Okay. उसके बाद जैसे प्लांटिंग के बाद अमृत सागर, मुझे भी वैसे ऐसे तो पता नहीं था कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जस्ट अभी पता चल रहा है कि वो तो 7 मंथ्स में फ्रूटिंग आना स्टार्ट हो गया। तो जैसे मेरा फील्ड में हम मतलब जस्ट 2 पूरा का ही ज़मीन है, तो उसमें हमने 1.8 बाय 1.8 करके वो किया है, प्लांटिंग डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो लगभग लाइक 1000 ऑफ प्लांट्स है बनाना का। सो अभी हम लोग उसको बेच रहे, स्टार्ट कर दिया। सो मतलब होलसेल रेट में जैसे बेचने से आप एक प्लांट से तो मिनिमम मतलब 200-300 तो मिल ही जाते हैं, वेरी चीप रेट में भी लाइक 200-300 मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से 1000 प्लांट्स में लाइक 2 लाख या 3 लाख ऐसे ही मिल जाएगा। और क्योंकि हमारे जैसे कि अरुणाचल में तो हर किसी के पास तो ज़मीन होते ही है थोड़ा सा, और बनाना ऐसा क्रॉप है कि छोटा ज़मीन में भी उग जाएगा, नॉट लाइक मैंगो, एप्पल जिसका प्लांटिंग डिस्टेंस लाइक 10 मीटर 10 और मीटर इतनी मेंटेनेंस की भी हाँ, जरूरत नहीं मेंटेनेंस है। भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा वीडिंग, थोड़ा वीड को टाइमली रिमूव करने से हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट जीरो इन्वेस्टमेंट में ज़ीरो आप 2-3 लाख आराम से इन्वेस्टमेंट कमा सकते हैं, वो भी 7-8 महीनों के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। तो फिर आपने अभी कहा कि अरुणाचल सरकार की तरफ से बहुत सब्सिडी भी दिया जाता है, तो आपको कुछ अंदाजा है कि किस किस तरह का सब्सिडी मिलता है, और अगर हमारे किसान भाई अगर इसे अवेल करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए उन्हें? ये जो क्या होता है कि कुछ ये फार्मर्स मतलब जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, उसको शायद चुनते हैं वो लोग, उसमें मेरा ग्रैंडफादर को भी उन्होंने चुना है। सो फार्मर्स लाइक उसमें क्या करते हैं कि लाइक प्लांटिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस बार्थ वायर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इवन इफ कोई वार्मी कंपोस्टिंग वगैरह में मतलब करना चाहे तभी शायद वो डिपार्टमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लाइक 1-2 लाख सब्सिडी देते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के लिए भी। सो आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा वो सब चीज़ के लिए। इसके अलावा हमारे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो HDO वगैरह हमें बार बार वो भी देते हैं, मतलब सीड्स वगैरह भी, और काफ़ी स्कीम्स होते हैं बहुत सारे। तो वैसे सरकार की तरफ से बहुत सारी सहायता मिलती है हमारे किसान भाइयों को। अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो उनके पास जाए, और आपको हर तरह की मदद देने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो फिर चलिए अभी हम आपकी रिसर्च के बारे में बात करते हैं। आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है? मेरा रिसर्च है अभी तक तो एग्जैक्ट फिक्स नहीं हुआ, टेंटेटिव है ये, जस्ट स्टडी ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाना इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया करके ही है। ओके, मतलब आप सिर्फ अरुणाचल पे नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आप फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपका जो डाइवर्सिटी ऑफ बनाना इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस रिसर्च के थ्रू समाज को क्या फायदा हो सकता है, हमारे अरुणाचल को, हमारे देश को? ओके, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी कि हमारा इंडिया हाईएस्ट है प्रोडक्शन में, लेकिन क्या होता है कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत कम है। सो जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो, जैसे कि अभी मेरे रिसर्च के दौरान ही मुझे देखने को मिला कि कोई जैसे वाइल्ड बनाना टाइप, इसमें मोस्टली वाइल्ड पे ही फोकस कर रही हूँ, जो लाइक जंगलों में पाए जाते हैं। तो उसमें कुछ भी डिजीजेस या पेस्ट का अटैक देखने को नहीं मिलता। तो
तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक रिसर्च करूँगी तो उनका स्ट्रेन लेके इफ कल्टिवेटेड स्पीशीज़ के साथ मैं कुछ करूँ, लाइक हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करूँ तो फ़ायदा हो सकता है। तो ये क्या होगा कि तो पूरा होल नेशन के लिए ये फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत डाइवर्स है हमारा अरुणाचल, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ मिलते हैं। अभी तक तो मैंने पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया हुआ है, तो उसमें शायद मुझे फ्यूचर में रेजिस्टेंट जीन मिल जाए, तो मैं जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ कुछ करके मतलब जो डायरेक्ट पूरा रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करे, ताकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हाई हो जाए हमारा। उसके बाद हमारा नेशन का इकोनॉमी भी बहुत इम्प्रूव होगा। तो इसी के साथ आई थिंक हमारा कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ रहा है, लेकिन जाने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों और बहनों को कुछ संदेश देते हुए जाएं। ओके, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो हमारे फार्मर्स हैं वो सब जिन्होंने मुझे जो सुन पा रहे हैं, जैसे मैंने ये सब गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे बताया, ये सब चीज़ को ध्यान में रख के अपना खेती अच्छा से उगाइए, क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये मैं बार बार बोल रही हूँ, हम इस लायक है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी बनाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स थोड़ा सा लेज़ी भी है। तो ये सब जो मैंने बताया उसको अच्छा से मतलब सोच के ये सब वो करिए, अप्लाई कीजिए, ताकि उसका फसल अच्छा हो। जी हाँ, और मैं भी कहना चाहती हूँ कि आपके साथ ही जोड़ना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा बहुत होने के साथ साथ आई थिंक जागरूकता की कमी है, और हमारा जो ये कार्यक्रम है कृषि जगत, ये हमारी वही कोशिश है कि हमारे किसान भाई और बहनों को हम और ज़्यादा जानकारी दें और ज़्यादा जागरूक करें। तो इसी के साथ साथ हमारा कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ओइन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे किसान भाई और बहनों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। तो हम हाजिर होंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे यानी कि आपकी रेडियो दोस्त ग्यामरनी में और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तीत हमजान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।